इस वक्त सरकार के अंदर जो हलचलें तेज है। आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, एक खबर हमने चलाई थी जो नवनीत सहगल प्रसार भारती के सीईओ और हितेश जैन लॉ कमीशन चीफ, हिरेन जोशी बड़ी महत्वपूर्ण यह कि हितेश जैन जो लॉ कमीशन चीफ थे या हिरेन जोशी, यह सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। और हिमानी सूद को हिमाचल का सीएम बनाना चाहते थे हिरेन जोशी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खाकर इतने पेट भरे कि अब वह महकने लगा है। दूसरी चीज, महादेवन ऐप का आप दर्शकों ने नाम सुना होगा। छत्तीसगढ़ चुनाव के वक्त, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का चुनाव था, राजस्थान का, उस वक्त सुना होगा आपने, वहां के उस वक्त के सीएम भूपेश बघेल का नाम और उनके बेटे का नाम लिया जा रहा था, जेल में डालने की बात की जा रही थी। उस महादेव ऐप से 50,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी पीएमओ के दफ्तर से हो गई, हिरेन जोशी जैसे लोगों ने की। अब जब बात खुली तो बात तो दूर तक जाएगी। चूंकि आप दर्शक यह समझिए कि इस वक्त पीएमओ के दफ्तर से भ्रष्टाचार चल रहा है। कांग्रेस लगातार खुलासा कर रही है, बाकी के दल भी, विपक्षी दल कर रहे हैं खुलासा, लेकिन किसी का जवाब नहीं आता। जिस तरह से हिरेन जोशी को लेकर के जब चर्चा होने लगी तो हिरेन जोशी को फिर रिटर्न बुलाया गया, लेकिन उन्हें सीमित जगह पर रखा गया है। उन्हें पूर्ण रूप से पीएमओ इस समय नहीं दिया गया है, क्योंकि उन्हें जब हटाया गया तो सवाल खड़ा हुआ कि इस्तीफा रातों रात क्यों। जिसे गुजरात से लाने का कार्य प्रधानमंत्री किए थे, सचिव रखेंगे तो गुजरात से, जो हमारे देश के ब्यूरोक्रेसी के चीफ को रखेंगे अजीत डोभाल को, तो वह गुजरात से रखेंगे। मतलब गुजरात के जो इनके साथी थे मुख्यमंत्री के वक्त, वह साथी रहेंगे कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। यही पॉलिसी है। अब हम उन मुद्दों पर बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि मोदी की विदाई की तैयारी पीएमओ के अफसरों ने कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार, अच्छे दिन के वादे किए, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल। रोजगार तो नहीं मिले 2 करोड़, लेकिन 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज पर आश्रित कर दिया। अब महत्वपूर्ण यह है कि इस सरकार ने 244 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वर्ल्ड बैंक से ले रखा है और उसे चुकाना है। लेकिन 244 लाख करोड़ रुपया कर्ज जो इस सरकार द्वारा लिया गया, वह कर्ज डॉलर में लिया गया है। और इस वक्त डॉलर इतना मजबूत है कि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया 91 के आसपास खेल रहा है। यानी कि जो चीज इन्होंने 2,44,000 करोड़ लिया है, अब तकरीबन उसकी कीमत जो चुकाना पड़ेगा डॉलर के रेट के हिसाब से, वह कम से कम 275 लाख करोड़ रुपए के आसपास जाएगा, क्योंकि रुपया बहुत कमजोर हो गया। अब महत्वपूर्ण यह है कि बोझ सरकार के ऊपर बढ़ रहा है। हम जो सामान भेजते थे बाहर के देशों में, वह सामान नहीं जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने 50% टैरिफ हमारे देश पर लगा दिया और बाकी के देशों ने भी टैरिफ ठोक दिया। यह क्यों हुआ? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बन रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका बजता था। जीडीपी इतनी तेज जा रही थी, कह रहे थे हमें तो कोई कमी नहीं है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी।
जबकि हकीकत यह है कि हमारे देश की जीडीपी जो इस वक्त मौजूदा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर जो हैदराबाद में रहते हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और जो हमारे देश के एक ग्रेड के शास्त्री हैं, उन लोगों का कहना है 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी हमारी है। हमारी सरकार 8.3% की जीडीपी बताती है, लेकिन हकीकत यह है कि 3 के आसपास जूझ रही है। तो यह झूठ क्यों? अब इसका प्रभाव यह पड़ा कि अमेरिका हो चाहे बाकी के देश हो, तो अगर आप के देश की आबादी ज्यादा है और इनकम कम है, तो उसके हिसाब से रियायत यानी कि 0% टैक्स करते थे। तो हमारे बहुत से सामान जो आयात निर्यात होते थे उसमें टैक्स का छूट मिलता था। जब टैक्स का छूट मिलता था तो हमारे देश की कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वह बड़ी धड़ल्ले से विदेश अपने सामान को भेजती थी। अब टैरिफ लग जाने से, जैसे स्टील हो गया, जैसे मेडिसिन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बाकी के अन्य चीजें, हर चीज पे टैरिफ। और H1B वीजा जो अमेरिका जारी करता है, और हमारे देश के 80% लोग अमेरिका में H1B वीजा का यूज भारत के 80% लोग करते हैं, 80% लोग, बाकी 20% में बाकी के देश है। उस वीजा को 5 लाख रुपया जो साल का रिन्यूअल चार्ज था, उसको बढ़ा करके ट्रंप ने 90 लाख कर दिया। कितना? 90 लाख, यानी 85 लाख रेट बढ़ा दिया। तो उससे अब जाने वाले H1B वीजा को यूज करने वालों के लिए अब दिक्कत हो गई कि उतना नहीं कमा पाएंगे जितना हो गया, और जो वहां है उनको उसमें रियायत है तो वह कर रहे हैं। दूसरी चीज कि इससे आईटी सेक्टर में बहुत चोट लगा है। अब बड़े ध्यान से आप दर्शक समझिएगा इसे, और न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके एक बार देखिएगा। अब आईटी सेक्टर का जो काम हो रहा था, हमारे देश के लोग अमेरिका में जाकर के कर रहे थे। सिर्फ वही नहीं, अमेरिका के कंपनियों के लोग काम हमारे देश में भी आईटी फील्ड में करते थे, यहां से भारत से भी बैठ करके करते थे, उन्हें डॉलर में पेमेंट मिलता था। जैसे H1B वीजा का प्रावधान बढ़ाया उन्होंने, और जैसे टैरिफ बढ़ाया, आईटी सेक्टर पर बहुत बड़ा चोट पड़ा, बहुत लोगों को काम से निकाल दिया गया, वह मिडिल क्लास के लोग थे। अब सबसे महत्वपूर्ण इस सरकार के लिए संकट क्या होने जा रही, जो चंद्रबाबू नायडू जो नई राजधानी बना रहे हैं, या जो डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश को कर रहे हैं, मुख्य रूप से वह आईटी फील्ड, वहां पर आईटी हब बनाना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू को अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद सी फूड्स मछुआरे जो अमेरिका अपना माल सेल करते थे, वह काम रुकने से 25,000 करोड़ रुपए का टैरिफ का नुकसान हर साल का वह आंध्र प्रदेश को हो रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने कहा मोदी को कि यह भरपाई आप करेंगे, अन्यथा हम समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि यह हम कहां से करेंगे। दूसरा चीज, आईटी सेक्टर पर जो मार पड़ी है अमेरिका की, उससे जो आईटी हब बन रहा था, बनने के पहले ध्वस्त हो रहा है। दूसरा, और नंबर 3 जो बड़ी महत्वपूर्ण है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश के ऊपर कर्ज नहीं था, क्योंकि तेलंगाना के पास सारे इंडस्ट्रियल हब जो थे वह तेलंगाना में चले गए, और आंध्र प्रदेश के ऊपर उस वक्त कर्ज नहीं था, नाम मात्र का कर्ज था। तो उस वक्त की यूपीए गवर्नमेंट जो मनमोहन सिंह की अगुवाई में चल रही थी, मनमोहन सिंह की सरकार ने 5 साल की रियायत टैक्स में आंध्र प्रदेश को दिया कि 5 साल में आप धन इकट्ठा कर लीजिए टैक्स फ्री पर। अब केंद्र सरकार को टैक्स नहीं देना था। अब ऐसे में 14 में सरकार बदल जाती है और नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाती है। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू से 14 में गठबंधन करती है,
और गठबंधन करके सरकार में बनती है और कहती है कि आपको 5 साल की रियायत दी गई थी, मैं आपको 10 साल की रियायत देता हूं। कितना? 10 साल। सोच तो अच्छी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 10 साल में वह रियायतें दी नहीं जो नए स्टेट को दी जानी थी। अब चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान यह है कि एक विशेष पैकेज उस स्टेट के लिए होता है जिस स्टेट को विशेष राज्य का आप दर्जा देंगे। तो जो पैसे अगर 100 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देती है तो 10% स्टेट गवर्नमेंट को बिना ब्याज का केंद्र को लौटाना पड़ता है, बाकी 90% विकास में लगाया जाता है, उसे वापस नहीं करना पड़ता है। ऐसे नए राज्य जो होते हैं वह विकास कर जाते हैं। यह 10 साल का प्रावधान होता है विशेष राज्य का दर्जा देने पर, तो वह हर साल 50,000 का बजट देना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी ने जब नहीं दिया, धोखा दिया, तो 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस ले लिया। अब जो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं 1,50,000 करोड़ आपको देना पड़ेगा, अन्यथा 1 फरवरी को हम समर्थन वापस ले लेंगे, डेडलाइन। यानी कि अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो फंस रही है, जैसा मैंने कहा कि मोदी ने विदाई की तैयारी पीएमओ के अफसरों ने कर दी। मोदी की विदाई की तैयारी पीएमओ के अफसरों ने कर दी। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार के लिए कुर्सी इन लोगों को चाहिए, कुर्सी चाहिए, क्योंकि अगर कुर्सी नहीं रही तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हाल क्या होगा? उन्हें जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। मैंने एक कार्यक्रम में आप दर्शकों को बड़ी विस्तार से बताया था कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस दिन कुर्सी से उतरे, उनके शरीर में उतने रोए नहीं होंगे, रोमा जिसको कहते हैं, वह नहीं होगा जितना एफआईआर होगा। तो अब जो हिरेन जोशी, हिमानी सूद या हितेश जैन या नवनीत सहगल जैसे लोगों का जो नाम आ रहा है पीएमओ से कि यह लोग बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े घोटाले, सरकार इसमें लिप्त है। मैं अभी एक आंकड़ा आप दर्शकों को बताऊंगा, आप दर्शकों के पैरों के नीचे जमीन खसक जाएगी। अब बड़े ध्यान से समझिए, चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे क्योंकि 18 में इसीलिए समर्थन उन्होंने वापस लिया था। चूंकि समर्थन वापस लेने में लेट किया और समर्थन वापस लेने के बाद मोदी सरकार को फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि उस वक्त 285 सांसद 14 में जीत करके आए थे, तो एनडीए टूटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बहुमत की सरकार थी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने इसीलिए लिया कि वादा खिलाफी किया। अब चंद्रबाबू नायडू का जो कहना है और कड़े तेवर जो चंद्रबाबू नायडू दिखा रहे हैं, बहुत साफ क्लियरिटी है कि 10 सालों में आपने हमसे जो भी वादे किए हैं, वादे निभाए नहीं है। तो 2019 के चुनाव में आप दर्शकों को याद होगा, पुलवामा हुआ था, 40 जवान शहीद हुए थे। जिस दिन शहीद हुए थे उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। चंद महीनों पहले उनके देहांत हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। उस वक्त प्रधानमंत्री उत्तराखंड के जंगल में फिल्म शूटिंग डिस्कवरी बना रहे थे, जंगल घूम रहे थे। मैं स्वयं उस जंगल में गया और इसकी जानकारी लेने की कोशिश की थी, बहुत लोगों से बात करके। अब ऐसे में उस पर फिर बात दूसरे कार्यक्रम में हम लोग जिक्र कर लेंगे। लेकिन जब अब नरेंद्र मोदी अल्पमत में है, तो 19 में जगन मोहन रेड्डी से नरेंद्र मोदी ने गठबंधन कर लिया, तो भारतीय जनता पार्टी की और भी सीटें आई, लेकिन जगन मोहन रेड्डी से सपोर्ट मिलता रहा राज्यसभा को लेकर के। जो बिल लोकसभा में पास होगी तो राज्यसभा में नहीं पास हुई तो स्टैंड कमेटी को जाती है, तो फिर वह बिल पास होकर के आएगी, इस पर गारंटी नहीं है। उसमें सत्तारूढ़ दल और विपक्ष सबके लोग होते हैं, तो राज्यसभा के लिए सपोर्ट करते रहे और खाते पीते रहे। लेकिन दुर्भाग्य आंध्रा का यह रहा कि 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज आंध्र प्रदेश पर लाद दिया। वजह बड़ी साफ रहा कि नरेंद्र मोदी टैक्स के पैसे जो जीएसटी के थे वह स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे थे, खा पी करके ऐश आराम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ऐश आराम कर रहे थे। आप दर्शकों ने देखा ना, कोरोना के सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री का तस्वीर आता। लेकिन ब्रिटेन की अदालत में जैसे भी वैक्सीन को लेकर के पोल खुलता है कि इससे कैंसर जैसे चीज हो रहे हैं, दम्मा हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसके रिएक्शन से तुरंत प्रधानमंत्री का तस्वीर हट जाता है। और आज उस
वैक्सीन की वजह से बहुत लोग हार्ट अटैक से मौत भी हो रही है, दमा की बीमारी भी हो रही है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, ब्लड के धब्बे जम जाना हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। और दवाइयों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से वह दवाइयां चल रही हैं जो अप्रूवल नहीं हो पा रही है, लेकिन चंदे के दम पर वह चली मार्केट में सेल हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की हालत और खराब हो रही है। दूसरी चीज, अब नवनीत सहगल पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, हितेश जैन और हिरेन जोशी पर, और हिमांशु सूद के जरिए यह सारी चीज किए जा रहे थे। अब जरा मैं चंद्रबाबू नायडू पर आऊंगा, जो इस सरकार के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। आप दर्शक यह सोच लीजिए, मैं एक आंकड़े आप दर्शकों को बताता हूं जो चौंकाने वाला है। जैसा मैंने कहा कि मोदी की विदाई की तैयारी पीएमओ के अफसरों ने कर दिया, भ्रष्टाचार के लिए कुर्सी चाहिए, बगैर कुर्सी का तो नहीं होगा ना। अब ध्यान दीजिए, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर नहीं जाऊंगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बात करूं तो नरेंद्र मोदी की एक एक सर के बाल खिंच जाएंगे। 23-24 की बात कर लेते हैं। 2023 और 24 में इलेक्ट्रोल बॉन्ड बैंड होने के बाद, जब उस वक्त के सीजीआई DY चंद्रचूड़ ने बैंड लगा दिया, उस कानून को रद्द कर दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड को, तो उसके बाद क्या होगा? इस सरकार ने ट्रस्ट नए नए पैदा कर दिए। अब 23 और 24 में कांग्रेस को पूरे वित्तीय वर्ष के अंदर 1129 करोड़ मिले। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी, 50 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी, कितना? 1129 करोड़ रुपए कांग्रेस को चंदा मिले। लेकिन उसी 23 और 24 वित्तीय वर्ष में भारतीय जनता पार्टी को 3967 करोड़ चंदा मिले। लेकिन दिलचस्प तब हो गया जब 24-25 का आया। 24-25 में कांग्रेस को 522 करोड़ रुपया चंदा मिलता है, 522 करोड़ रुपया चंदा, और भारतीय जनता पार्टी को 6088 करोड़ रुपए का चंदा मिलता है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10,000 करोड़ को पार कर रहा है, और कांग्रेस के खाते में 1,000 करोड़, यानी कि 100 गुना का डिफरेंस। सोचिए आप दर्शक। अब ऐसे में चंदे के धंधे में 48,000 करोड़ रुपए का टाटा कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। टाटा कंपनी को 48 करोड़ रुपए, 48,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी को चंदा टाटा कंपनी से 758 करोड़ रुपए का आता है, 758 करोड़ का। 6,80,000 करोड़ उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो गए। 6,80,000 करोड़ वित्तीय वर्ष में उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो गए। क्या किसी गरीब का कर्ज माफ हुआ? क्या किसी मजदूर का कर्ज माफ हुआ? क्या किसी किसान के क्रेडिट कार्ड का कर्ज माफ हुआ? क्या किसी मध्यम वर्ग के लोगों का कर्ज माफ हुआ? नहीं हुआ ना। तो क्यों? सरकार चलेगी मध्यम वर्ग के लोगों के दिए हुए पैसों से, और कर्ज माफ होंगे जो इस देश को लूट रहे हैं। क्योंकि अगर 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हो रहा है उद्योगपतियों को, तो भारतीय जनता पार्टी को उसके बदले चंदा आ रहा है। आप दर्शक याद कीजिए, अभी 2 दिन पीछे के कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को कहा था कि MSME के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी, जिसे लघु उद्योग कहते हैं, हिंदी में लघु उद्योग कहते हैं और सरकार के भाषा में MSME कहते हैं, उसके मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जीतन राम मांझी, बिहार के गया से आते हैं, अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। 50,000 करोड़ रुपए का बजट है MSME मंत्रालय का। क्या आपने देखा कि MSME के अंतर्गत कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगा? MSME गांव देहातों में जिले स्तर पर लगते हैं कि ताकि उस जिले के लोगों को काम मिले। MSME के तहत 300 लोगों को के अंदर काम पर रख सकते हैं, और वही फील्ड है
जो मध्यम वर्ग के लोगों को काम देता है इस देश के अंदर, जिससे यह देश चलता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह है, 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल में बंद हो गई। कितना? 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई, सिर्फ चंदे के धंधे में। कंपनियों से चंदा वसूली इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी के जरिए किया जाता था। जो नहीं देता था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस ठोका जाता था, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके यहां इतना परेशान करता था कि उसे कंपनी बंद कर देनी पड़ी। दुर्भाग्य यह है कि ऐसी ऐसी कंपनियां इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में चंदा दी भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों का, जिसका ट्रांजैक्शन जिस कंपनी का 10 करोड़ का भी नहीं है, वह 10 करोड़ चंदा दे रही है। कहां से? या कोई और है जो उस खाते में पैसा डाल करके दिलाए। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पैसे का हिसाब नहीं मांगा उन पार्टियों से। लेकिन अब यह सरकारी आंकड़े हैं, यह आंकड़े जो जारी हुए इनकम टैक्स के आंकड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10,000 करोड़ से ज्यादा है और कांग्रेस के खाते में 522 करोड़ वित्तीय वर्ष में आए। कौन दे रहा है यह पैसा और क्यों दे रहा है? सरकार, भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ती है तो हजारों करोड़ रुपए इसके पास चंदा आ जाते हैं। उतना पैसा बिहार चुनाव में खर्च नहीं हो सकता। कौन दे रहा है? आप दर्शक सोचिए, 1100 एकड़ की जमीन, 42 लाख उसमें पेड़, और मात्र 1 रुपये की लीज पर, साल के 1 रुपये की लीज पर गौतम अडानी को दे दी जाती है। लेकिन जो गरीब है, जो सड़क किनारे रहता है या सरकारी जमीन पर सरकार ने ही दिया है, जो 30 साल 40 साल से रह रहा है, 50 साल से रह रहा है, उसके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। क्यों? वह जमीन किसे देना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के वक्त आधिकारिक तौर पर बयान देते हैं कि रील बनाओ, पैसा कमाओ। क्या रील बनाने वाला अपना घर चला सकता है? और गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बिहार में कंपनी तो नहीं लगेगी क्योंकि बिहार के पास जमीन नहीं है। तो 1100 एकड़ की जमीन गौतम अडानी को देने के लिए मोदी जी क्या गुजरात के जामनगर से लाए थे? वो बिहार का नहीं था तो क्या जामनगर, गुजरात से लेकर के आए थे क्या देने के लिए? कहां से लाए थे? इस बात का जवाब नहीं है। क्योंकि 42 लाख पेड़ों का आप कीमत देख लीजिए, और उस जमीन की लीज 1 रुपये की है। 1 रुपये में बच्चे के लिए एक टॉफी तक नहीं मिलते, लेकिन सरकार दे रही है। दूसरी चीज, पीएमओ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार के आपा को खो रहा है, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर इस पर केसेस हो जाए जैसे मनमोहन सिंह के सरकार के वक्त हुआ था, कोयला पर, 2G पर, लेकिन किसी में दोषी नहीं पाए, सबसे बड़ी हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो हुआ है उसका हिसाब कौन देगा? दूसरी चीज, हर राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि मैं आप दर्शकों को बताऊं, जरा वो मोबाइल देना, मैं आप दर्शकों को बताऊं कि इस वक्त जो विपक्षी राज्य है, मैं सरकार के राज्यों की बात ही छोड़ दीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं, इस वक्त जो कर्ज है, आंध्र प्रदेश के ऊपर 4,07,000 करोड़ का कर्ज है। यह केंद्र सरकार की वजह से है, क्योंकि केंद्र सरकार बजट नहीं देती है, उसके बदले बोलती है कर्ज ले लो और पैसे रोक के रखती है। पश्चिम बंगाल के अंदर 6,90,000 करोड़ का कर्ज है। पंजाब के अंदर 3,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। तमिलनाडु के ऊपर 8,60,000 रुपए का कर्ज है। केरला के ऊपर 4,10,000 रुपए का कर्ज है। तेलंगाना के ऊपर 3,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है।
कर्नाटका के ऊपर 3,90,000 रुपए का कर्ज है। इसमें सिर्फ इन स्टेटों में एक आंध्र प्रदेश है जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, बाकी की विपक्ष की सरकारें हैं बाकी की जगहों पर। यह कर्ज क्यों बढ़ रहे हैं, वजह क्या है? आंध्र प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की मिलीजुली सरकार थी। 2900 करोड़ रुपए गौतम अडानी के ऊपर जो आरोप लगा था अमेरिका से पैसा ले आकर के किए, जिनके ऊपर में क्रिमिनल चार्जेज लगे हुए हैं और अमेरिका से अरेस्ट वारंट जारी हुए जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा रहे हैं। 1500 करोड़ रुपए जगनमोहन रेड्डी सरकार और वहां के अधिकारियों को देने का आरोप है। चंद्रबाबू नायडू ने उस पर जांच भी बिठाई है। लेकिन कौन था वह सेंटर में बैठा हुआ जिसने आदेश दिया सोलर एनर्जी के लिए? दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी जो लाडली बहना को लेकर के महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान के अंदर या दिल्ली के अंदर की वादे कर दिए, चुनाव से पहले दे दिए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि उस राज्य का इनकम ही उतना नहीं है। इनकम जो हो रहा है वही खर्च नहीं चल पा रहा है, सबकी सैलरी समय से नहीं दे पा रहे हैं, तो वह बाकी के रेवड़िया कहां से दे? लेकिन फिर भी यह वादे जारी हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। हमारे कहने का साफ तात्पर्य है कि उद्योगपतियों से फुर्सत सरकार को नहीं है, इसलिए छोटे लोगों को दिक्कतें हो रही है। और जो कर्ज है, कर्ज को चुकाने के लिए आम जनता के टैक्स के पैसे से यह सरकार चल रही है, तो उस जनता के लिए सिर्फ 5 किलो अनाज है, और वह भी अनाज जो खा रहा है उससे पूछिए उन 81 करोड़ लोगों से, उसमें कंकड़ के पत्थर निकलेंगे। अगर गलती से बिना देखे आपने खा लिए तो दांत टूट जाएंगे आपका। उस अनाज में भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से टीवी इंडिया न्यूज 24 के रिपोर्टर संजय ने रिपोर्ट की थी और मैंने वह खबर दिखाई थी कि रात को ऑटो में भर करके बोरियां गायब कर दी जाती है, और दूसरे दिन जब आदमी आता है तो कहा जाता है कि आपका केवाईसी नहीं है, केवाईसी करा के आइए। और जब तक वो केवाईसी कराने आता तब तक समय खत्म हो जाता है, कहते अब अगले महीना आपको मिलेंगे। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इसी 5 किलो फ्री अनाज में 59,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। किसी ने हिसाब दिया? किसी ने हिसाब दिया? यह कौन वह कंपनी है जो 5 किलो फ्री अनाज लोगों को देती है? यह सरकार नहीं बांटती है, किसी ने को दिया जाता है। यह कोई कंपनी होती है जो उसको बांटती है, वह सरकार को चंदा देती है। दूसरा, आप दर्शकों को याद होगा, मैं उत्तराखंड के देहरादून जब छात्रों का आंदोलन था तो छात्रों ने मुझे स्पेशल बुलाया था, तो मैं कवरेज करने गया हुआ था। छात्रों से बात करने पर लगा कि पेपर लीक का जो मामला है, छात्र जो नारा लगा रहे थे कि मोदी तेरे राज में पेपर 15 लाख में, यानी कि 15 लाख में पेपर बिक रहा था, जिसका सीधा आरोप लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट में भी यह कहा गया था। उस वक्त उन बच्चों ने आप बीती जब बताई तो कलेजा दहल जाता है। उस वक्त वह बच्चे कहते हैं यह बहुत बारीकी से काम हो रहा है। और हमारे पिछले कार्यक्रम में आप दर्शक जाकर के उस प्रोग्राम को देख सकते हैं, देहरादून के प्रोग्राम को, छात्रों को। उन बच्चों ने कहा कि जो 15 लाख में बच्चे पेपर खरीदते हैं वह कुछ सेंटर होते हैं जहां से वह किए जाते हैं, और जो बच्चे खरीदे रहते हैं उनका जहां पर एग्जाम होता है, एग्जाम सेंटर जो होता है, वहां पर जैमर नहीं लगता, बाकी जगहों पर, सेंटरों पर जैमर लग जाता है। यानी कि आपका आदान प्रदान बंद, आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, न तो कोई मैसेज आना, न तो कोई नेट चलना, न तो कुछ भी नहीं, सारा स्टॉप है। लेकिन उन सेंटरों पर जहां पर बच्चे खरीदे हुए हैं 15 लाख में, उनके नहीं होते हैं, और बाद में कहा जाता है पेपर लीक हो गया, तो वह पेपर दोबारा नहीं किया जाता, रद्द नहीं होता है वह।
यानी कि जो 15 लाख में खर्चा रहता है वह पास होकर के नौकरी कर लेता है, और जो रात दिन गरीब मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग अपना पेट काट करके अपने बच्चे को पढ़ाते और लिखाते हैं, वह बच्चे मेहनत करके रात दिन पढ़ के सालों साल मेहनत करके उनका पेपर लीक हो जाता है। आप दर्शक जानते हैं यह पेपर लीक के पीछे कितना बड़ा स्कैम है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक वाकया आप दर्शकों को बता दो ऑन रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के अंदर 48,000 वैकेंसी निकलती है, 50 लाख लोग, 48,000 की वैकेंसी और 50 लाख फॉर्म फिलअप होते हैं। आप सोचिए कि अगर एक बच्चे का 300 रुपया खर्च फॉर्म भरने में आता है तो 50 लाख लोगों के मल्टीप्लाई 300 से कीजिए, देखिए कि कितने हजारों करोड़ होते हैं। पेपर लीक हो जाता है। क्या सरकार उन बच्चों के पैसे वापस करती है? 300 रुपया का बात है तो माता पिता कुछ बोलते भी नहीं है कि पेपर लीक हो गया तो क्या करें, 300 रुपया गया तो जाने दो। लेकिन हजारों करोड़ रुपया वह कंपनी कमा लेती है जिसे पेपर कराने का ठेका दिया जाता है। और दुर्भाग्य यह है वह सारी कंपनियां गुजरात की हैं और जगह अलग अलग राज्यों में। वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह चंदा से सरकार और सत्तारूढ़ दल जो पार्टी सत्ता में है उसका घर भर रही है और आम लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। आज जनता सड़क पर है, विपक्ष सड़क पर है, सरकार की पोल खुल रहे हैं घोटाले के और भ्रष्टाचार के, जो बहुत ही चिंता का विषय है। आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण है। ना यह महत्वपूर्ण होगा, सरकार तो नहीं सुधरने वाली है, वह झूठ बोलेगी ही आपसे और जुमले आपको देती रहेगी। आपकी नींद टूट रही है क्या, या उन अनभक्तों की आंखें खुल रही है क्या, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस की बड़े आंदोलन को आगाज देने का प्लान बना तैयार हुआ है। जो नए साल में, जो 2-3 दिन के बाद नया साल शुरू होगा 2026 का, नए साल में सड़क पर आने का कार्यकर्ताओं के साथ अभी भी है। विपक्ष हर जगह है। नरेंद्र मोदी के होम ग्रेड गुजरात के अंदर 1100 किलोमीटर की जन आक्रोश यात्रा चल रही है कांग्रेस की। किसी टीवी स्क्रीन ने दिखाया? भाजपा के जिला स्तरीय नेता भाजपा से इस्तीफा देकर के कांग्रेस में शामिल हो रहे, किसी ने दिखाया? लेकिन अगर कांग्रेस का कोई एक पार्षद भाजपा में जाए तो बड़े बड़े टीवी चैनलों में डिबेट शुरू हो जाते हैं। यानी कि भाजपा की कमियां न दिखाए और 24 घंटा अगर वही गोदी मीडिया जिसे आप कहते हैं दिखा दे तो यह सरकार 24 घंटे में गिर जाएगी। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब मूल खबर पे आए कि अजीत पवार अब एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे। वह अपने चाचा शरद पवार के साथ जाने का ऐलान कर दिया उन्होंने कि वह भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे या नेता रहेंगे। दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू का अब पानी सर से ऊपर चला गया है, जो नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा अब नहीं जमा पाता है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कब तक रहते हैं।